हेलो एवरीवन, दिशा लॉ क्लासेस में मैं निशा आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है। अगर हम बात करते हैं जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगभग इंडिया में जितने भी स्टेट हैं वहाँ की जुडिशरी में कवर होता है। अगर बात करते हैं लॉ की तो एलएलबी के स्टूडेंट्स में भी पूरे इंडिया में ये पेपर जो है पूछा जाता है। इसके अलावा प्रैक्टिस में भी ये एक्ट बहुत काम आता है। तो अगर आप लोग एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो फ्यूचर में इसको आपको दोबारा पढ़ना होगा अगर आप तैयारी करना चाहेंगे। तो अभी जब आप पढ़ रहे हैं तो इसको इस तरह से पढ़िए ताकि आगे जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे पहले टीपी जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इसके शुरू के जो सेक्शंस है वो काफी कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट हैं। तो आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जिसके थ्रू अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको टीपी जो है बहुत ही आसान लगेगी। ट्रिक बताने से पहले सबसे पहले जैसे मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, एक पेन और एक रजिस्टर वो अपने साथ लेके बैठ जाइए क्योंकि जो भी सेक्शंस मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आरजेस का एग्जाम हो चाहे आपका एलएलबी का एग्जाम हो। तो इसीलिए आप साथ में एक नोटबुक लेके जरूर बैठिएगा क्योंकि वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि लॉ की अवेयरनेस, हर स्टूडेंट को लॉ की जानकारी होनी चाहिए, सेक्शंस अब के बारे में अपडेट होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है पेपर में जो लिख के आ गए वो काम खत्म हो गया, आप लोगों को हर चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। देखिए टीपी जो है जब भी आप पढ़ो तो जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं और जब हम कोई भी हमें कहता है कि बहुत डिफिकल्ट है तो हमें हमेशा सरल से कठिन की तरफ जाना चाहिए। ये एक रूल है। अगर हम कठिन को पढ़ना शुरू कर दें, डिफिकल्ट चीजों को पहले पढ़ना शुरू कर देंगे, उससे क्या होगा बच्चों, एक तो हम बोर हो जाएंगे, दूसरा है हमारा उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा, और तीसरा है कि हम जल्दी ही उस किताब को बंद करके रख देंगे क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आ रही। जैसे कि सेम हाल जो है जूरिस्प्रूडेंस का है। जूरिस्प्रूडेंस को उठाते हैं, आगे के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, लगता है कि अरे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है और हम उस बुक को वैसे ही बंद कर देते हैं। तो इसी तरह से टीबी के साथ भी कुछ हाल इसी प्रकार का है। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर मतलब आपने एक बार भी इस किताब को नहीं पढ़ा है, या आप जुडिशरी के स्टूडेंट हैं, तो मैं दोनों एंगल से बता रही हूँ। सबसे पहले आप कहाँ से पढ़ना शुरू करें, इससे आपकी जो बुक है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, या फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। सबसे पहले आप शुरू कीजिए सेक्शन 105 से। सेक्शन 105 जो है 105 से 117, 105 से 117 तक प्रोविजन मेंशन किए गए हैं, वो है लीज को लेकर के, पट्टा किसे कहते हैं। आप जब भी टीबी पढ़ना शुरू करते हैं आप यहीं से पढ़ना शुरू कीजिए क्योंकि ये जो प्रोविजंस है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलएलबी में यहाँ से एक प्रश्न निश्चित आता है, 100% आता है। अगर मैं 99% भी बोलूँ तो 100% आने की पूरी संभावना है। अगर 1% नहीं आया तो मैं कुछ उसकी गारंटी नहीं लूंगी, लेकिन हाँ संभावना है। अगर बात करें आरजेएस की या किसी भी एग्जाम्स की तो वहां पे भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले आप लीज को पढ़ना शुरू कीजिए जो कि मेंशन किया गया है सेक्शन 105 से लेकर के सेक्शन 117 तक। अब क्या आपको सारे सेक्शंस पढ़ने हैं? तो अगर बात करें एलएलबी की तो आपको केवल ये पढ़ना है लीज कहते किसको हैं। इसे मेंशन किया गया है सेक्शन 105 में। 105 में बताया गया लीज जो है किसी स्थावर संपत्ति, लीज जो है जंगम संपत्ति की नहीं होती है, प्रॉपर्टी जो है इमूवेबल होती है, स्थावर संपत्ति। तो पट्टा किसे कहते हैं? लीज को इंग्लिश में हिंदी में हम कहते हैं पट्टा। तो पट्टा किसे कहते हैं? पट्टा स्थावर संपत्ति के उपभोग के अधिकार का अंतरण है जो विनिर्दिष्ट समय के लिए, अभिव्यक्त समय के लिए, विवक्षित समय के लिए या शाश्वत काल के लिए कीमत पर जो दी जा चुकी है, जिसे देने का वचन दिया गया है, धन, फसल, अंश, सेवा या फिर मूल्यवान प्रतिभूति इसके बदले दी जाती है। तो ये जो परिभाषा मैंने बोली है आपको इसी तरह से बच्चों इस परिभाषा को याद करना है क्योंकि आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा लॉ में वो ये होगा कि लीज किसे कहते हैं, उसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है। तो जब भी कभी चाहे आईपीसी है चाहे टीपी है, कोई भी किताब है, अगर वो डिफाइन की गई है तो उसके एलिमेंट्स हमेशा उसकी परिभाषा से ही निकल के आते हैं। तो इसीलिए सेक्शन 105 को बहुत अच्छे से पढ़िए। इसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन 106 कि लीज का टाइम पीरियड कितना होता है, कितने समय के लिए होगा। तो यहाँ पे लीज का टाइम पीरियड मेंशन नहीं है कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि लीज या तो
ईयर के हिसाब से होगा, वर्षानुवर्षीय होगा, या फिर जो है मंथ के हिसाब से हो, महीने के हिसाब से होगा, या फिर जो है ईयर के हिसाब से होगा। अगर ईयर के हिसाब से होगा, सेक्शन 106 कहता है अगर आपको लीज लीज को हटाना है अर्थात पट्टा जो है कैंसिल करवाना है, तो आपको उस पार्टी को 6 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। अगर आपने लीज दिया है मंथ के हिसाब से, तो आपको उस पार्टी को 15 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, तभी जो है आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हो। तो सेक्शन 106 को सिंपल पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन जुडिशरी में चूंकि यहाँ से प्रश्न आता है इसलिए आप 106 को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में सेक्शन 107 है। 107 में है कि लीज जो है वो किस तरह से होगा। अगर एक साल से ऊपर का लीज है तो लिखित रजिस्टर्ड जो है डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे आपको। अगर 1 साल से ऊपर अगर आप किसी को लीज पे कोई भी प्रॉपर्टी दे रहे हो, तो वहां पे आपको रिटर्न में काम करवाना पड़ेगा, लिखित और रजिस्टर्ड जो है डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे। लेकिन अगर 1 साल से कम का लीज है तो आपको डॉक्यूमेंट देना, आपको जो है रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं है। ये कहाँ लिखा है? सेक्शन 107 में। 108 में लीज, जो लीजी है, लेजर है, पट्टा करता है, पट्टाधारी है, उसके अधिकार कर्तव्य लिखे हुए हैं। तो ये आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा फिर पढ़ना है आपको सेक्शन 111। सेक्शन 111 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे एलएलबी है, चाहे आरजेएस का प्री है, चाहे आरजेएस का मेंस है। यहाँ से सवाल जरूर आता है कि लीज जो है वो कैसे टर्मिनेट होता है। इसके 7 ग्राउंड जो है, सॉरी 8 ग्राउंड है, इसमें मेंशन किया गया है कि अगर समय समाप्त हो गया है, किसी घटना की घटित होने पर, इंटरेस्ट जो है हित समाप्त हो गया है, या फिर एक्सप्रेस टर्मिनेशन, इम्प्लाइड टर्मिनेशन, या फिर जो है समापरण द्वारा, या फिर सूचना द्वारा, ऐसे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। आपको वो सारे पॉइंट्स याद करने हैं। लीज कैसे टर्मिनेट होता है इसका डायग्रामेटिक फॉर्म में आप बनाइए और फिर जो है आप एग्जाम में लिख के आइए, उसके बाद पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको जो सवाल तैयार करना है वो ये तैयार करना है कि पट्टा किसे कहते हैं, लीज के एसेंशियल एलिमेंट क्या है, और लीज जो है वो टर्मिनेट कैसे होता है, लीज खत्म कैसे होता है। तो उसके जो प्रोविजन है सेक्शन 111 में लिखे गए हैं। इसके बाद एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको यही सेक्शंस पढ़ने हैं, लेकिन अगर आप आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सेक्शन पढ़ने हैं 112, 113, 114 और 116, और खासकर 116 को अच्छे से पढ़ना है, जिसमें है आपका अति धारण का सिद्धांत। लीज का टाइम खत्म हो गया, फिर भी पार्टी जो है पोजीशन बनाए हुए है, और जो मालिक है वो क्या कर रहा है, वो आपसे पेमेंट ले रहा है, तो इसे बोलते हैं अति धारण का सिद्धांत, होल्डिंग आउट का सिद्धांत जो है। तो ये जो है ये भी आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं, ये कहाँ मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आपको इसके अलावा ये सेक्शंस भी पढ़ने हैं। तो पहला प्रश्न आपको तैयार करना है लीज के ऊपर। लीज का जो पॉइंट है, टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक टॉपिक के रूप में तैयार कीजिए। प्रश्न फिर चाहे आपसे कुछ भी पूछे, लेकिन आपको मेंशन यही करना है, क्योंकि प्रोविजन जो है पूरे एक्ट में लीज के बारे में यही लिखे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। 112, 113, 114 आप चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है समापरण से मुक्ति, समापरण का अभित्याग और सूचना का अभित्याग, ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बहुत ही ईजी है, आप चाहो तो एक बार रीडिंग मार सकते हो, ऐसी मनाही नहीं है। बाकी जो पट्टा करने वाला है या पट्टाधारी है, उसके कौन से अधिकार हैं, दायित्व हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा, ये आप काफी अच्छे से मन से भी लिख सकते हैं। आपको मेन परिभाषा जो है बच्चों याद करनी है, वो लीज कहते किसको है, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसके एसेंशियल एलिमेंट वहीं से आप निकाल लोगे, और लीज कैसे टर्मिनेट होता है 111, इसके पॉइंट्स को अच्छे से याद करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, जो आपका एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, वो बनता है आपका दान। लेकिन जिस वाले बच्चे कहेंगे मैडम सेक्शन 118 से लेकर के 121 तक के प्रोविजंस रह गए, तो 118 से लेकर के 121 तक के जो प्रोविजंस हैं वो बात करते हैं एक्सचेंज की, विनिमय किसे कहते हैं। विनिमय का मतलब होता है, जैसे कि अगर मैंने आपको 10 रुपए दिए, तो और आपसे मैं क्या मांग रही हूँ कि मुझे कोई चीज दे दो, जैसे कि मुझे आपसे टॉफी खरीदनी है, तो क्या ये एक्सचेंज होगा? नहीं, ये सेल होगा। इसे क्या कहेंगे? हम विक्रय कहेंगे। कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण। लेकिन मैंने आपको 10 रुपए दिए, मैंने कहा मुझे 10 रुपए के कॉइन्स चाहिए, आपने बदले मुझे 10 रुपए के कॉइन दे दिए, तो ये क्या हो गया बच्चों? एक्सचेंज। ठीक है। आपने मुझे चीनी दी, मैंने आपको चाय पत्ती दे दी, ये क्या हो गया? एक्सचेंज। तो एक्सचेंज किसे कहते हैं, इसे मेंशन किया गया है सेक्शन 118 में, लेकिन ना ही आरजेएस में पूछा जाता है, और ना ही जो है आपके जो है एलएलबी में यहाँ से प्रश्न आता है। कई बार जो है आरजेएस मेंस में इसका एक्सचेंज की डेफिनेशन को लेकर प्रश्न पूछा गया है। बाकी जो है ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं है। इसके बाद आपको पढ़ना है गिफ्ट। गिफ्ट का क्वेश्चन है, इस पर टिक लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
99.9 इसकी प्रश्न के आने की पूरी संभावना है। अब फिर से जैसे आपसे मैं कहूंगी कि गिफ्ट को कहाँ से कहाँ तक मेंशन किया गया है। जब भी कभी कोई टॉपिक आप पढ़ते हो तो पहले इसकी रेंज जो है देखो। जैसे लीज है, लीज जो है 105 से 117 तक है। एक्सचेंज जो है वो 118 से 121 तक है। इसके अलावा गिफ्ट जो है वो सेक्शन 122 से लेके 129 तक मेंशन किया गया है। अब गिफ्ट किसे किसे कहते हैं, इसे मेंशन किया गया है सेक्शन 122 में। 122 में ये लिखा हुआ है कि गिफ्ट जो है किसी जंगम संपत्ति या स्थावर संपत्ति, मूल प्रॉपर्टी या इमूल प्रॉपर्टी का स्वेच्छा से, मतलब वॉलंटरी जो है ट्रांसफर है, विदाउट कंसिडरेशन, बिना प्रतिफल के स्वेच्छा से जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण है, जिसमें दो पक्षकार होते हैं। एक तो होता है डोनर और एक होता है डोनी। एक होता है दाता, एक होता है अदाता। तो दाता जो है वो उसको गिफ्ट करता है, सामने वाले व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करता है। ये जरूरी है, एक्सेप्टेंस जरूरी है। जब तक जो जिस व्यक्ति को आप दान दे रहे हो एक्सेप्ट नहीं करता तब तक वैलिड दान नहीं होगा। तो दान के जो असेंशियल एलिमेंट है बच्चों, वो इसी सेक्शन से निकलेंगे 122 से। आपने थोड़ा सा सेक्शन याद किया लेकिन आपका लगभग आधा क्वेश्चन तैयार हो गया, क्योंकि यहीं से आपको निकालना है कि 2 पार्टीज रिक्वायर फॉर द गिफ्ट, 2 पक्षकार जरूरी है गिफ्ट के लिए। इसके अलावा लिखोगे आप कि दान जो है वो जंगम संपत्ति और स्थावर संपत्ति, जंगम का मतलब मूल प्रॉपर्टी या फिर इमूल प्रॉपर्टी का होता है। थर्ड पॉइंट लिखोगे दान जो है वॉलंटरी होता है, स्वेच्छा से। चौथा पॉइंट लिखोगे दान जो है वो बिना प्रतिफल के होता है, बिना विदाउट कंसिडरेशन होता है। पांचवा है कि दान में जो है जो जिस व्यक्ति को दान दिया जा रहा है उसकी सहमति का होना बहुत जरूरी है। तो देखो पॉइंट जो है बहुत आराम से आप निकाल लिए अगर आपको परिभाषा याद है। तो इसलिए आपको क्या करना है बच्चों, चाहे लीज है चाहे गिफ्ट है, आपको परिभाषा को याद करना है। अगर आपकी परिभाषा याद होगी तो ऑटोमेटिकली आप जो है वहां से एसेंशियल एलिमेंट निकाल लोगे। अब दान जो है वो क्या टर्मिनेट हो सकता है, दान का क्या खंडन हो सकता है, तो ये लिखा है सेक्शन 126 में। अब जो बीच के सेक्शंस रह गए ये आरजीएस वाले बच्चों को पढ़ने हैं। 123, 124, 125 ये पढ़ने हैं। दान कैसे होता है, दान के बारे में लिखा हुआ है कि अगर जंगम संपत्ति का दान है, मतलब कि मूल प्रॉपर्टी है, जैसे मैं किसी को गिफ्ट में अंगूठी दे रही हूँ, तो यहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोजेशन अर्थात किसी व्यक्ति को कब्जे का संदाय करके आप दान कर सकते हो। लेकिन अगर दान किसका है, स्थावर संपत्ति का है, मैं अपना मकान जो है आपको गिफ्ट दे रही हूँ, तो इसके लिए लिखित में होना जरूरी है, रजिस्टर्ड होना जरूरी है, साथ में यहाँ पे जो अनुप्रमाणन यानी कि अटेस्टेशन विटनेस, 2 गवाहों का होना जरूरी है, तभी एक वैलिड दान होगा। ठीक है, तो दान कैसे होता है, लीज कैसे होता है, इन दोनों में अंतर क्या हुआ। लीज जो है लिखित होता है, रजिस्टर्ड होता है, लेकिन उसमें 2 गवाह नहीं होते हैं, लेकिन दान में जो है 2 गवाह का होना जरूरी है। लीज जो है अगर 1 साल से कम है तो जरूरी नहीं है कि आप उसको रजिस्टर्ड कराओ, लेकिन दान जो है अगर स्थावर संपत्ति का है तो रजिस्टर्ड होगा। इसके अलावा आपको पढ़ना है सेक्शन 127, 128। 27 में लिखा हुआ दुर्भर दान और 128 में है सर्वस्व आदता। ये दोनों जो है पॉइंट्स जो है बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस पे आपका शॉर्ट नोट आता है, चाहे आरजेएस मेंस का हो, प्रीलिम्स में इसके बारे में पूछते हैं कि 127, 128 में क्या मेंशन किया गया है, तो आपको सिर्फ इसका नाम पढ़ना है। इसके अलावा क्या दान का खंडन हो सकता है, दान जो है उसका निलंबन हो सकता है, तो इसे मेंशन किया गया है सेक्शन 126 में, जिसमें लिखा गया है कि दान का विखंडन हो सकता है, 2 तरह से हो सकता है। पहला है करार द्वारा, दूसरा है जिस प्रकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा भंग होती है, उसी प्रकार से। तो दान में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए 122 जो है उसकी लैंग्वेज अच्छे से पता है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। दान किसे कहते हैं, दान के असेंशियल एलिमेंट, दान जो है क्या फ्यूचर प्रॉपर्टी का दान हो सकता है, भावी संपत्ति का दान हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे कहीं प्रॉपर्टी मिलेगी, मैं आपको दान में कर दूंगी, तो ये हो गई फ्यूचर प्रॉपर्टी। जब मुझे प्रॉपर्टी मिली नहीं है तो मैं दान कैसे करूंगी, तो फ्यूचर प्रॉपर्टी का दान नहीं होता है। फिर दान क्या निलंबित हो सकता है, उसका उत्तर है हाँ हो सकता है, इसे मेंशन किया गया है 126 में। ठीक है, तो आपको 122 से 126 तक के सेक्शंस पढ़ने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पीछे के जो सेक्शंस हैं इनमें से आपको जो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एलएलबी की, तो आपको सिर्फ ये दो ही टॉपिक पढ़ने हैं। लेकिन जो बच्चे आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सेक्शन 130 से लेकर के 137 तक के सेक्शंस पे जनरल रीडिंग मारनी है। इसमें से 136 सेक्शन जो है थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे एडवोकेट और जज की बात की गई है कि एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, अनुज दावा किसे कहते हैं। इसके बाद बस आपको यहाँ तक यही करना है। अब आप चलिए वापस से 1 से लेकर के 100 तक के सेक्शंस की तरफ।
टीपी एक्ट में टोटल 137 सेक्शंस हैं और टोटल 8 चैप्टर है। तो हमने क्या किया, हमने इसका एक पार्ट पढ़ लिया, दो। अब हम पढ़ेंगे मॉर्गेज। मॉर्गेज में मॉर्गेज को मेंशन किया गया है सेक्शन 58 से लेकर के सेक्शन 104, क्योंकि 105 में तो लीज है, तो 104 तक मॉर्गेज है। मॉर्गेज का के सेक्शंस बहुत सारे हैं और इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत तरह तरह के प्रश्न बनते हैं बच्चों। इसलिए मैं आपको कुछ सेक्शंस बता रही हूँ, स्पेशली जो बच्चे आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, यही सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। सबसे पहले आपको पढ़ना है बंधक किसे कहते हैं। बंधक किसे कहते हैं इसे मेंशन किया गया है सेक्शन 58 में। इसके बाद आपको पढ़ना है बंधक के प्रकार कितने हैं। तो बंधक जो है, मॉर्गेज जो है वो 6 प्रकार से होता है। ये कहाँ मेंशन किया गया है, सेक्शन 58 में मेंशन किया गया है। तो सेक्शन 58 के क्लॉज ए में तो इसकी डेफिनेशन है BCDEF। यहाँ पे क्या है, बंधक के प्रकार है। सबसे पहला बंधक है सादा बंधक, दूसरा है सशर्त बंधक, तीसरा है भोग बंधक, चौथा है अंग्रेजी बंधक, पांचवा जो है हक विलेख और छठा है विलक्षण बंधक। ऐसे टोटल जो है बंधक के 6 प्रकार है। तो आपको इस प्रश्न में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है कि बंधक किसे कहते हैं और बंधक के कितने प्रकार है। तो आपको इन प्रकारों को अच्छे से समझ के पढ़ना है। जब कभी मुझे समय मिलेगा मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। कब सिंपल मॉर्गेज होगा, कब कंडीशनल होगा, कब इंग्लिश मॉर्गेज होगा और कब जो है हक विलेख होगा। तो आपस में थोड़ा सा इनमें डिफरेंस पूछते हैं, तो इसलिए कभी जो है इसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी आपको। अभी सिर्फ आप एक बार रीडिंग मान लीजिए। इसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन 60 और 67। जो बच्चे आरजेएस के आपको भी यही पढ़ना है, 60 और 67। 60 में है मोचन का अधिकार और 67 में है पुरोबंध का अधिकार। मोचन किसे कहते हैं, पुरोबंध किसे कहते हैं, जनरली हमें समझ में नहीं आता कि मोचन किसे कहते हैं। तो मैं आपको एक सामान्य एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए बच्चों, होता क्या, जैसे मुझे चाहिए शादी के लिए पैसे, मेरे घर में शादी है मेरी बेटी की और मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। अब मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, तो मैं उस प्रॉपर्टी को किसी के पास मॉर्गेज रखा, मैंने उस प्रॉपर्टी को किसी के पास मॉर्गेज रखा, उसने मुझे 2 लाख रुपए दे दिए। अब क्या होता है बच्चों, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, मैं जो है उसका पैसा चुका नहीं पा रही हूँ। मैं किसका, जिसके पास मैंने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है उसे मैंने पैसा चुकाया नहीं है। तो अब उसका जो राइट है उसे हम कहते हैं फोरक्लोजर, अर्थात पुरोबंध का अधिकार। वो मेरी प्रॉपर्टी को सेल करके और प्रॉपर्टी से रिकवरी कर सकता है। लेकिन मेरा जो राइट है कि मेरी प्रॉपर्टी जो उसके पास मॉर्गेज रखी है, मैं 2 लाख रुपए दे करके उससे अपनी प्रॉपर्टी वापस प्राप्त कर सकती हूँ। इसे हम कहते हैं रिडीम का राइट, अर्थात मोचन का अधिकार। मतलब जो बंधक करता है उसका जो अधिकार होता है वो तो होता है मोचन का, और बंधकदार जो है जिसके पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी गई है उसका जो अधिकार होता है वो होता है फोरक्लोजर, अर्थात पुरोबंध का। तो आपसे सवाल ये ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे सवाल पूछेगा एग्जामिनर, एक बार बंधक सदैव बंधक क्या होता है। तो ये सेक्शन जो है 60 जो है इसमें आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप 3 लाइन लिखने के बाद आप कुछ लिख ही नहीं सकते, तो इसीलिए बच्चों आप एक टॉपिक तैयार करो मॉर्गेज के ऊपर पूरा। जो जो सेक्शंस में बता रही हूँ सब पढ़ लीजिए, उसके बाहर जो है आप मत लिखिएगा। एग्जामिनर जो पूछ रहा है पहले आप वो लिखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को और आगे आपके पॉइंट से बढ़ाइए। स्पेशली आप ये क्वेश्चन मत करना, अगर आपके पास ऑप्शन में लीज है, गिफ्ट है, तो आप पहले अटेम्प्ट वो करना, इसको मत करना। जैसे प्रश्न आ गया ना, एक बार बंधक सदैव बंधक, इसको मत करना। अब आपको क्या करना है, एक तो पढ़ना है सेक्शन 58 को, 59 को पढ़ना है कि आखिर मॉर्गेज होता कैसे है। तो मॉर्गेज भी लिखित होता है, रजिस्टर्ड होता है। अगर 100 रुपए से ऊपर का मॉर्गेज है, तो 100 रुपए से कम का मॉर्गेज है तो वहां पे लिखित होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन 81, जिसमें है पहले पढ़ना है आपको 58, 59, 60, 67। इसके बाद पढ़ना आपको सेक्शन 81 जिसमें है मार्शलिंग, जिसमें क्या है मार्शलिंग। फिर पढ़ना आपको 82 जिसमें लिखा हुआ अभिधाय का सिद्धांत। ये ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेक्शन 81 पे शॉर्ट आउट आता है मार्शलिंग किसे कहते हैं, क्रम बंधन का सिद्धांत क्या होता है। और ध्यान रखना बच्चों, मार्शलिंग जो है सेक्शन 81 में है और सेक्शन 56 में भी है। 56 और 81 इन दोनों में मार्शलिंग है। इसके बाद आपको पढ़ना है आपको सेक्शन 91 में कि कौन जो है प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है, कौन संपत्ति का मोचन करवा सकता है।
एलएलबी वाले बच्चों के लिए सेक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है, आप सिंपल रीडिंग पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा। आपको सिर्फ पढ़ना है बंधक किसे कहते हैं, बंधक के कितने प्रकार होते हैं, आपको पढ़ना है सेक्शन 60, 60 और 67, बस बहुत है। लेकिन 81 जो है ये आपको शॉर्ट नोट के हिसाब से पढ़ना है। 82 में अभिदाय का सिद्धांत ये पढ़ना है, अंशदान, सॉरी अभिदाय नहीं, अंशदान का सिद्धांत ये पढ़ना है। इसके बाद आरजेएस में फिर आप सेक्शन छोड़ देना, 91 से शुरू करना, 91, 92, जिसमें 91 जो है ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें है कौन व्यक्ति जो है मोचन करवा सकता है। जैसे सपोज करो मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं तो नहीं करवा सकती, तो मेरे बदले में जो है मेरा जो ऋणी है, मूल ऋणी है, कोई लेनदार है, प्रतिभू है, या फिर जो है कोई सहबंधक करता है, वो जो है मोचन करवा सकता है। इसे कहाँ मेंशन किया गया है, सेक्शन 91 में। 92 में है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। 93 जो है ट्रैकिंग। आरजेएस में ट्रैकिंग के बारे में मेंस में, प्री में सवाल पूछते हैं, इसलिए आप 93 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 94 में एक सिद्धांत है जो बुक्स में नहीं मिलता है कि मोचन जो है ऊपर की ओर, पुरोबंध नीचे की ओर। इसे एक्सप्लेन करो कि ये सेक्शन कौन सेक्शन में मेंशन है, तो सेक्शन 94 में इसे मेंशन किया गया है। ट्रैकिंग जो है आबंधन का सिद्धांत, ये कहाँ पे है, इसे मेंशन किया गया है आपको सेक्शन 93 में। इसके बाद जो पीछे के सेक्शंस हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको फिर पढ़ना है सेक्शन 100 को। सेक्शन 100 में लिखा हुआ है कि चार्ज किसे कहते हैं, भार किसे कहते हैं। एलएलबी की जो स्टूडेंट है उनसे पूछा जाएगा कि भाई चार्ज में और मॉर्गेज में क्या अंतर है। अब चार्ज किसे कहते हैं बच्चों, एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज करो मेरी नानी ने एक वसत करी कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है मेरी दोहिते के पास होगी। दोहिता मतलब उसकी बेटी का जो पुत्र है उसके पास जाएगी, लेकिन उसका कुछ परसेंट, 20% जो है हर महीने मेरी दोहिती अर्थात बेटी की जो लड़की है उसको मिलेगा। तो चूंकि प्रॉपर्टी तो किसके पास चली गई, सारी दोहिते के पास, लेकिन नानी ने क्या किया, जाते जाते वो दोहिती के नाम पे भी क्या कर दिया, जो है भार कर दिया। तो वो प्रॉपर्टी जो उसमें भार लगा, चार्ज लगा हुआ है कि भाई 20% उसे देना ही पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से सेक्शन 100 जो है इसको आपको पढ़ना है। बंधक और भार में क्या अंतर होता है ये आपको पढ़ना है। आपको लगेगा मैडम बहुत सारा कंफ्यूजिंग हो गया, पता नहीं पढ़ना क्या है, तो जो सेक्शंस मैं बता रही हूँ आपको सिर्फ वही पढ़ने हैं। आपको सेक्शन 58 पढ़ना है, 59 पढ़ना है, 60 पढ़ना है, 67 पढ़ना है, और 81 पढ़ना है, 82 पढ़ना है, 91, 92, 93, 94, बस आपको यही सेक्शन पढ़ने हैं। अब इसमें एक सेक्शन रह गया स्पेशली फॉर द आरजेएस एग्जाम, सेक्शन 78। इसको आपको रिलेट करके पढ़ना है सेक्शन 48 में। 48 और 78 ये दो सेक्शंस जो है, इस पे प्रश्न आया हुआ भी है प्रीवियस जो है ईयर में। तो सेक्शन 48 और 78 इन दोनों को सेक्शंस को आरजेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, एलएलबी वाले बच्चों को ये नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से हमारे 3 टॉपिक खत्म हो गए। अब देखो बच्चों, आप इस तरह से आप रिविजन कीजिए। हमने पढ़ा सबसे पहले मॉर्गेज। मॉर्गेज कहाँ से कहाँ तक मेंशन है, सेक्शन 58 से सेक्शन 104 तक मॉर्गेज है। इसके बाद में सेक्शन 105 से लेकर के और 117, 117 तक जो है लीज है। 118 से लेकर के 121 तक एक्सचेंज है, विनिमय है। 122 से लेकर के 129 तक जो है वहां पे लिखा हुआ है गिफ्ट है। और 130 से लेकर के 137 तक लिखा हुआ है एक्शनेबल क्लेम। ये क्या है, इनकी रेंज है, इनको लिख लीजिए। जो भी क्वेश्चंस आप लिखोगे ना उनमें आप चाहो तो इनको मेंशन कर सकते हो, इससे एग्जामिनर पे बहुत से प्रभाव पड़ेगा कि बच्चे को सारा पता है। आपका क्या गया, तो आपको पता है कि ये काम आने वाली चीज है, आपको अभी नहीं तो फिर आरजेएस में दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए इनको अभी अभी याद कर लीजिए। इसके बाद अब वापस से हम आते हैं एक सेक्शन से, कि एक सेक्शन से अब हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। तो शुरुआत में आप यहाँ से शुरू कीजिए, पहले लीज पढ़िए, फिर पढ़िए आप जो है गिफ्ट, उसके बाद आप पढ़िए मॉर्गेज। जब आपके 3 टॉपिक खत्म हो जाएंगे फिर आप शुरू कीजिए सेक्शन 1 की तरफ। सेक्शन 1 से कोई सवाल नहीं आता है, आरजेएस में भी नहीं आता है। आपसे पूछते हैं कि एक्ट कब बना, कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 1882 को एक्ट लागू हुआ था। फिर आपसे पूछ सकते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो है इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन, परिभाषाएं। स्पेशली यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्लॉज के नाम से मेंशन किया गया है कि अचल संपत्ति किसे कहते हैं। तो यहाँ पे अचल संपत्ति का मतलब होता है खड़ा काष्ठ, उगती फसलें, घास, ये अचल संपत्ति नहीं होती है। इसका मतलब टीपी एक्ट में इमूल प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया गया है, इसको कहीं और डिफाइन किया गया है। तो अगर आपके पास कहीं पर मैटर है तो आप पढ़ के लिख देना, अदरवाइज प्रश्न को छोड़ देना। इसके अलावा इसमें और भी काफी शॉर्ट नोट बनते हैं। सूचना किसे कहते हैं, अनुप्रमाणन किसे कहते हैं, अटेस्टेशन किसे कहते हैं। तो
एक होता है अनियोज्य दावा, एक्शनेबल क्लेम, इसकी परिभाषा भी आपसे पूछी जाती है। तो जनरली परिभाषा वाला क्वेश्चन मैं तभी कहती हूँ आपको हमेशा जब भी अटेम्प्ट करना जब आपको पूरी तरह से याद हो, अगर याद नहीं है तो ऐसे प्रश्न को छोड़ देना। अब जो है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे से, वो कौन सा है, सेक्शन 5 पे, कि संपत्ति अंतरण किसे कहते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर किसे कहते हैं। जब एक जीवित व्यक्ति किसी अन्य जीवित व्यक्ति को या स्वयं को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति का हस्तांतरण करता है तो वो क्या करता है, संपत्ति अंतरण करता है। जैसे मैंने परिभाषा बोली इसी तरह से आप याद कर लो। इससे क्या होगा बच्चों, जैसे मैंने कहा था परिभाषा याद करते ही उसके एसेंशियल एलिमेंट आपके आराम से याद हो जाएंगे। इसके लिए आपको कहीं और मेहनत नहीं करनी है। ये ट्रिक है कि आपको सिर्फ सेक्शन याद करना है, उसके एसेंशियल एलिमेंट तो निकालने हैं वहां से। इसका मतलब क्या हुआ, क्या कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, तो हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है पर्सन। तो मैंने एक वीडियो बनाया था आपको शॉर्ट्स में कि पर्सन किसे कहते हैं, तो ऊपर जो है एक निशान आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा ताकि आप देख पाएंगे कि आखिर पर्सन क्या होता है। तो कंपनी जो है वो भी एक लीगल पर्सन होती है, तो कंपनी के नाम से भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। प्रश्न आपका आएगा कि संपत्ति अंतरण किसे कहते हैं और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफर नहीं हो सकती है। तो यहाँ आपको मेंशन करना है सेक्शन 6 को। तो आपको सेक्शन 5 और 6 को पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 99% मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आपने इसको पढ़ लिया, अब जो बच्चे आरजेएस वाले हैं वो पूछेंगे मैडम अब हमें क्या पढ़ना है। तो सेक्शन 5-6 के बाद में आपको पढ़ना है सेक्शन 7, जिसमें है सक्षमता, 8 में है संपत्ति अंतरण का प्रभाव, 9 में है मौखिक अंतरण, सेक्शन 10, 11, 12 इसमें बात करता है शर्त की, कि अगर कहीं पर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और कोई शर्त लगा दी तो शर्त शून्य होगी, अंतरण मान्य होगा। जैसे मैं कहती हूँ मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर की और मैंने कहा कि ये जो मेरी रसोई है इसको तुम रसोई के रूप में ही यूज करोगे, तो ये चीज नहीं होगी। मैं कहती हूँ इस प्रॉपर्टी को तुम किसी को दोगे ही नहीं, तुम्हारे पास ही रखोगे। तो अगर मैंने कहीं पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए कोई शर्त लगाई तो शर्त शून्य होगी, लेकिन अंतरण जो है ट्रांसफर है वो मान्य होगा। लेकिन कहीं पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो सेक्शन जो ये सेक्शंस मैंने बोले हैं ये सिर्फ पढ़ने हैं आरजेएस वाले बच्चों को, जुडिशरी वाले बच्चे जो हैं उनको ये सब सेक्शंस पढ़ने हैं। बाकी एलएलबी वाले बच्चों को सिर्फ 105 और 106 पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन 13। सेक्शन 13 जो है उसमें बताया गया है क्या अजन्मे बच्चे के पक्ष में संपत्ति का अंतरण हो सकता है, मतलब अनबॉर्न चाइल्ड जो है उसके फेवर में क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। और सेक्शन 14 है उसमें है शाश्वतता के विरुद्ध नियम। देखो बच्चों ये पढ़ जब आप प्राइमा फेसी इसको देखोगे ना इस क्वेश्चन को आपको लगेगा अरे बहुत सरल है, लिख लेंगे। ध्यान रखना बच्चों, सेक्शन 13 और सेक्शन 14 इन दोनों सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले ऑप्शन ढूंढना दूसरे। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तभी इन क्वेश्चंस को करना, क्योंकि इनमें लिखने के लिए कोई मैटर ज्यादा नहीं है। इनमें लिखने के लिए कोई मैटर ज्यादा नहीं है। तो अगर आपने प्रश्न को लिखना शुरू कर दिया तो आप 1.5-2 पन्नों के बाद में सोचोगे मैं लिखूं क्या, इतना ही वहां पे रेलेवेंट मेंशन है। तो इसलिए सेक्शन 13 जो है 14 जो है इसको सोच समझ के अटेम्प्ट करना। बाकी आरजेएस के प्रीलिम्स में स्पेशली पूछते हैं कि दोहरी संभावना का नियम कौन से केस में आया था। इसके अलावा पूछते हैं कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम जो है इसका कौन सा एक्सेप्शन है। तो ये आरजेएस की पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में सेक्शन 14 को पूछा गया है पहले। तो 13-14 को आपको अच्छे से पढ़ना है स्पेशली फॉर द जुडिशियल एग्जाम। लेकिन आप लोग जो है इसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन सिर्फ डिफेंस के लिए। डिफेंस मतलब अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो सेक्शन 13-14 को आप अटेम्प्ट करना, अदरवाइज मत करना। अब सेक्शन 13-14 की जो प्रोविजन है थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मैं सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगी। वो पढ़ना है सेक्शन 17 जिसमें लिखा हुआ है संचयन का सिद्धांत। इसके बाद में सेक्शन 18 को सिंपल पढ़ना है। सेक्शन 17 पे जो है शॉर्ट नोट आता है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं चाहे तो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन 19 और 21 जिसमें लिखा हुआ है निहित हित और समाश्रित हित। इस पे हमेशा डिफरेंस पूछते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। सेक्शन 19 और 21 पे निहित हित और समाश्रित हित में क्या डिफरेंस है, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको पढ़ना है सेक्शन 35 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एलएलबी एग्जाम्स के लिए, जिसमें है रूल ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन का सिद्धांत। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कीजिएगा। अब जो बच्चे आरजेएस के हैं कि मैडम 18 तक सेक्शन आपने बताए, इसके बाद के सेक्शन 19 और 21 आपको पढ़ना है, लेकिन उसके बाद के जो 22, 23, 24, 25 सेक्शन है इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 25, 25,
26, 27, 25 बात करता है शशर अंतरण की, 26 जो है पूर्व भाव शर्त, 29 जो है उत्तर भाव शर्त, 27 जो है त्वरितता का नियम। तो ऐसे आपको याद करना है इसको ट्रिक में। 30, 31, 32 ये नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको भी रूल ऑफ इलेक्शन अच्छे से पढ़ना है। 30 फिर जो है फिर आपको सेक्शन पढ़ना है 41, लेकिन जो बच्चे आरजेएस के हैं उन्हें 39 को भी पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है सेक्शन 41 जिसमें है ऑब्टेंसिबल ऑनर, दृश्यमान स्वामी। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पढ़ना है वो है सेक्शन 52 जिसमें है लंबित वाद। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, आपको सेक्शन 42, 43, 44, 45, 48, 50 और 51 इनको भी पढ़ना है। लेकिन आईएलएलबी वाले बच्चों को सिर्फ 52 पढ़ना है कि लंबित वाद किसे कहते हैं। इसके बाद में 53 जो है उसमें लिखा हुआ है कि संपत्ति जो है उसका कपट पूर्व अंतरण जो है कैसे होता है। तो ये सेक्शन 53 जो है ये जुडिशरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपके हिसाब से नहीं है। आपको सिर्फ 52 ही पढ़ना है और एक पढ़ना है आपको पार्ट परफॉर्मेंस, सेक्शन 53A, पार्ट परफॉर्मेंस किसे कहते हैं। तो ओवरऑल जो है सेक्शन 5 से लेकर के और जो सेक्शन हमने पढ़े हैं सेक्शन जो है 53 तक, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एलएलबी एग्जाम, पहला पढ़ना है संपत्ति अंतरण किसे कहते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर नहीं होती है, ये क्वेश्चन पढ़ना आपको। दूसरा आपको पढ़ना है सेक्शन 13, 14, इसमें लिखा हुआ है दोहरी संभावना का नियम, और दूसरा है डबल पॉसिबिलिटी और जो है परपिचुअलिटी अर्थात शाश्वतता के विरुद्ध नियम। इसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन 17 में संचयन का सिद्धांत। इसके अलावा फिर आपको पढ़ना है निहित हित और समाश्रित हित में अंतर, और फिर आपको पढ़ना है सेक्शन 35 में रूल ऑफ इलेक्शन। फिर आपको पढ़ना है दृश्यमान स्वामी किसे कहते हैं। फिर आपको पढ़ना है सेक्शन 52 में लंबितवाद, और फिर पढ़ना है 53A में पार्ट परफॉर्मेंस, भागिक पालन का सिद्धांत। अब आपको समझ में आया कि मैंने क्यों कहा आपसे कि पहले आप शुरुआत से मत पढ़िए, क्योंकि शुरुआत में आपके इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने कंफ्यूजिंग है कि आप जो है आगे जो चीज़ें बहुत ही ईजी हैं वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। आप शुरू के 5-7 क्वेश्चन पढ़ के ही जो आपको लगेगा पता नहीं क्या ही है। इसीलिए मैंने कहा आपको ट्रिक में कि सबसे पहले शुरुआत कीजिए आप लीड से, क्योंकि वो बहुत ईजी है। फिर मैंने कहा गिफ्ट, फिर मैंने कहा मॉर्गेज, और फिर उसके बाद आप यहाँ आइए। तो ऐसे करके बच्चों आपके जो क्वेश्चंस हैं, फिर लास्ट टॉपिक रह गया वो है आपका सेल। सेक्शन 54 से 57 तक जो है सेल के बारे में क्वेश्चन आता है कि विक्रय किसे कहते हैं, विक्रय जो है एसेंशियल एलिमेंट क्या है, उसमें मार्शलिंग का सिद्धांत क्या होता है सेक्शन 56 में, लेकिन ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ओवरऑल जो है एलएलबी वाले स्टूडेंट्स के लिए टीपी एक्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना है लीज, फिर पढ़ना है गिफ्ट, फिर आपको पढ़ना है थर्ड जो है वो आपको पढ़ना है मॉर्गेज, फिर आपको फोर्थ जो है वो पढ़ना है संपत्ति अंतरण किसे कहते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। फिर आपको पढ़ना है सेक्शन 13 और 14। उसके बाद पढ़ना है आपको फिर 19 और 21 निहित हित समाश्रित हित। फिर आपको पढ़ना है सेक्शन 35 जिसमें है रूल ऑफ इलेक्शन। फिर आपको पढ़ना है सेक्शन 41 जिसमें है ऑब्टेंसिबल ऑनर। फिर आपको पढ़ना है लास्ट में 52 लंबित वाद, और लास्ट में पढ़ना है आपको पार्ट परफॉर्मेंस। तो इस तरह से बच्चों कुछ क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैडम आपने सारे ही क्वेश्चंस बता दिए, कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं, कई बच्चों की शिकायत होगी। लेकिन देखो बच्चों, एक अच्छा टीचर और एक ऐसे टीचर में जो बच्चों को मिसगाइड करता है ये कह के कि 10 क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ पढ़ जाओ और क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन बच्चों सोचो, अगर आपको 10 क्वेश्चन किसी टीचर ने बताए और वो क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, 10 में से एक क्वेश्चन भी नहीं आता है, फिर आप क्या करोगे, आपका पूरा का पूरा साल खराब हो जाएगा। तो कोई भी टीचर जो है समझदार टीचर वो यही करेगा कि बच्चों को बताएगा कि पढ़ना क्या है, किस तरह से पढ़ना है। तो टीचर की बात बच्चा मानता है तो निश्चित रूप से उसे फॉलो करके वो पढ़ लेगा। तो इसीलिए मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस दिखा दिया कि आपको पढ़ना क्या है। चीजें बहुत आसान है। अगर आप अपने माइंड में रखकर ये सोच कर कि मुझे लगभग लगभग सब चीजें पढ़नी है, क्योंकि अगर एग्जाम में प्रश्न आया और मैं नहीं कर पाया तो मेरे साथ क्या होगा, मेरा 1 साल बैक जाएगा, मेरे एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। अगले साल जब 9 पेपर होंगे, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में 8 पेपर होंगे, उनके साथ एक पेपर ये ऐड होगा। एक दिन सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा, अगले दिन थर्ड ईयर का होगा, मेरे पास समय नहीं होगा। तो ये सब चीजों को पहले सोच लीजिए। हो सकता है कई लोगों को लगता होगा कि मैडम बहुत ज्यादा बता देती हैं। देखो बच्चों, ये अभी हमारे पास समय है, अभी हमारे पास समय है, हम इन सब चीजों को पढ़ लेंगे।